नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत स्टडी विद हरीश शर्मा पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम संधि। तो संधि को संहिता भी कहा जाता है। संधि कह दो या संहिता कह दो, एक ही बात है दोनों। तो संधि को संहिता भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं संधि की व्युत्पत्ति की बात करते हैं। तो संधि जो शब्द है उसमें सम उपसर्ग है। संधि शब्द में सम उपसर्ग है। डुधाएं अर्थात धा धातु, डुधाएं में धा शेष रहता है, तो धा धातु और की प्रत्यय है। संधि शब्द में सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय है। और यह जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है। यह शब्द पुल्लिंग शब्द है। तो संधि शब्द की व्युत्पत्ति हुई है सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से। के प्रत्यांत जो शब्द हैं वो पुल्लिंग होते हैं, इसलिए यह संधि जो शब्द हमारा यह पुल्लिंग है। अब बात करते हैं संहिता की व्युत्पत्ति की। तो जो संहिता जो शब्द है, संहिता जो शब्द है उसमें सम उपसर्ग है, धा धातु, कत प्रत्यय और कत के साथ में स्त्री प्रत्यय का टाप प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। अर्थात सम उपसर्ग धा के स्थान में ही आदेश हो जाता है। तो सम उपसर्ग, धा धातु, कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय। तो इस प्रकार से यह शब्द बना संहिता। तो यह जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। संहिता शब्द है, स्त्रीलिंग है। तो अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? तो इसकी परिभाषा है दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। अर्थात जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, हमने वर्णों की पहले बात की थी, तो उस समय हमने जाना था वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े कर पाना असंभव हो उसे ही वर्ण कहा जाता है। तो जहां पे दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें जो विकार अर्थात जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाती है। तो जहां पे दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाती है। तो महर्षि पाणिनि के अनुसार, महर्षि पाणिनि कहते हैं कि परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता अर्थात अत्यंत निकट वर्णों की संहिता संज्ञा होती है या संधि होती है। अर्थात जो वर्ण अत्यंत निकट होते हैं, जो वर्ण अत्यंत निकट होते हैं उनके बीच में ही संहिता अर्थात संधि होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यहां पे लिखा हुआ है मधु प्लस अरिहि, मधु प्लस अरिहि। तो यहां पे देखिए लास्ट में जो ये मधु में अंतिम जो स्वर है वह है उ, और दूसरे शब्द अरि का प्रथम वर्ण है ए। मधु जो शब्द है उसमें अंतिम वर्ण है उ और अरि का प्रथम वर्ण है ए। तो उ और ए के बीच में ही यहाँ पे संधि होगी, न कि किसी अन्य वर्ण के साथ में यहाँ पे संधि होगी। तो यहाँ पे उ के स्थान पे हो जाएगा वह। तो इस प्रकार से यह बन जाएगा मध्वरी ही। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से जो वर्ण अत्यंत निकट होते हैं उनके बीच में ही संधि या संहिता होती है, न कि किसी दूसरे वर्णों के साथ। तो आगे हम बात करते हैं संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के भेदों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों संधि के भेदों के बारे में बात करते हैं तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित के द्वारा इसके 5 भेद बताए गए हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित के द्वारा 5 भेद बताए गए हैं। जैसे अच संधि अर्थात स्वर संधि, हल अर्थात व्यंजन संधि, हल अर्थात व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि। तो भट्टोजी दीक्षित के द्वारा ये 5 भेद बताए जाते हैं। जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराजाचार्य के द्वारा 3 भेद बताए गए हैं। अब इनमें से देखो जो अंतिम ये बताए हैं प्रकृति भाव और स्वादि,
तो इनका जो प्रकृति भाव है, वरदराजाचार्य ने प्रकृति भाव को अच संधि में स्वीकार किया है और जो स्वादि है उसको विसर्ग संधि के अंतर्गत स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। इस प्रकार से मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। अच अर्थात स्वर संधि, हल अर्थात व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि कहाँ कहाँ होती है? संधि कहाँ कहाँ होती है? तो संधि या संहिता संहितेक पदे नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्येतुसा विवक्षाम अपेक्षते। वाक्येतुसा विवक्षाम अपेक्षते अर्थात संहितेक पदे का अर्थ हो गया संहिता एक पदे, अर्थात संधि जो है एक पद में, नित्य यानी हमेशा, एक पद में या एक पद के बीच में हमेशा होती है, नित्य होती है। यानी अगर एक पद है तो उस पद के बीच में आपको संधि करनी ही पड़ेगी, ये हमेशा होती है। तो चे प्लस अनम, यहाँ पे जैसे देखिए चे प्लस अनम, तो यहाँ पे निश्चित रूप से संधि होगी। चे प्लस अनम का बन जाएगा चयनम। तो एक पद के बीच में संधि हमेशा नित्य होती है। और उसके बाद में है उपसर्ग और धातु के बीच में, दूसरा है उपसर्ग और धातु के बीच में नित्य होती है। जैसे प्रति प्लस ईक्षते, प्रति प्लस ईक्षते, तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग है और यहाँ पे धातु है इक्स, धातु है इक्स, तो यहाँ पे भी संधि होगी, यहाँ पर भी संधि होकर के इसका एक पद बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रतीक्षते। तो शब्द उपसर्ग और धातु के बीच में नित्य होती है। उसके बाद में है समास कार्य में नित्य होती है। जब समासिक कार्य किया जाता है, समास किया जाता है, तो उस समय भी वहाँ पर उस समय भी संधि होती है। जैसे एकम एकम प्रति, ये समास विग्रह है, एकम एकम प्रति, तो इसका समास करेंगे तो हो जाएगा प्रति और उसके बाद में है एकम। तो यहाँ पे प्रति और एकम, ये इन दोनों में जब ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे संधि होगी, तो ये बन जाएगा प्रत्येकम। उसके बाद में है वाक्य में वक्ता की इच्छानुसार, अर्थात जब वाक्य में हम संधि का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं, तो यह हमारी इच्छा पे निर्भर करता है कि हमें वहाँ पे संधि का प्रयोग करना है या नहीं करना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखिए, सा एव रमा अस्ति, इसको हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि सा एव रमा अस्ति, या इसको हम संधि करके भी लिख सकते हैं सेव रमा अस्ति, सैव रमा अस्ति। तो यहाँ पे जो है वाक्य में वक्ता की इच्छानुसार होता है कि वहाँ पे आप संधि करते हो या नहीं करते हो। तो इस प्रकार से संधि कहाँ कहाँ होती है? सबसे पहला है एक पद के बीच में, दूसरा है उपसर्ग और धातु के बीच में, तीसरा है समास कार्य करते समय उसमें, और चौथा है वाक्य में वक्ता की इच्छानुसार संधि होती है। अच अर्थात स्वर संधि, अच अर्थात स्वर संधि। स्वर संधि या अच संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहा जाता है। अर्थात जहां पे दो स्वर आपस में मिलते हैं, चाहे ए के बाद में आ हो, चाहे ई के बाद में ऊ हो, तो इस प्रकार से जहां पे दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां पे अच संधि होती है, अर्थात स्वर संधि होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए आप, रमा प्लस ईश है, रमा प्लस ईश है, तो यहाँ पे रमा शब्द है उसमें अंतिम वर्ण है आ, ईश का प्रथम वर्ण है ई, तो यहाँ पे आ और ई ये दोनों ही स्वर हैं, अर्थात यहाँ पे स्वर संधि है। तो इन दोनों का योग होगा तो ये बनेगा रमेश है, ये बनेगा रमेश है, तो यहाँ पे स्वर संधि है। अब हम बात करते हैं स्वर संधि का पहला भाग है दीर्घ संधि की बात करते हैं। वैसे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सबसे पहले यण संधि से प्रारंभ होता है, लेकिन हम दीर्घ संधि से प्रारंभ कर रहे हैं। तो दीर्घ संधि कहाँ होती है? इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ है,
अक है सवर्णे दीर्घ है, अर्थात अक के सवर्ण अक होने पर वहां पे दीर्घ एक आदेश होता है। अब अक में देखिए, अक एक प्रत्याहार है, तो अक में ऐसे लेकर के कै तक, ऐसे लेकर के कै तक, तो ए ई उ री लृ, ये हो गया अक। अब इनके बाद में सवर्ण अक अर्थात समान वर्ण रहने पे, जैसे ए या आ है तो उसके बाद में ए या आ, ई या ई है तो उसके बाद में ई या ई अर्थात ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ उ है तो उसके बाद में ह्रस्व या दीर्घ उ, ह्रस्व या दीर्घ री है तो उसके बाद में ह्रस्व या दीर्घ री, लृ के बाद में लृ, क्योंकि लृ का दीर्घ नहीं होता है इसलिए लृ का दीर्घ का अभाव होने के कारण उसके स्थान पे केवल लृ होता है। तो यहां पे दीर्घ एकादेश का मतलब क्या होता है? अक के सवर्ण अक होने पे दीर्घ एकादेश होता है, अर्थात दोनों के स्थान पे, पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पे दीर्घ हो जाता है, उसी का दीर्घ हो जाता है। जैसे ए या आ है तो इन दोनों का दीर्घ हो जाएगा आ, ई या ई है तो इन दोनों का ह्रस्व या दीर्घ ई है तो इसका दीर्घ हो जाएगा बड़ी ई यानी दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ उ है तो उसका दीर्घ हो जाएगा दीर्घ उ, ह्रस्व या दीर्घ री है तो उसका दीर्घ हो जाएगा री, लृ के बाद में लृ है तो उसका केवल लृ होगा क्योंकि लृ का दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, तो उदाहरणों के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ए या आ प्लस ए या आ, इनका दीर्घ होता है आ, इनका दीर्घ होता है आ। जैसे यहां पे उदाहरण के तौर पे समझते हैं मुर प्लस अरिही, मुर प्लस अरिही, तो मुर में अंतिम वर्ण है ए, अंतिम वर्ण है ए जो रे के अंदर विद्यमान है, तो उसके बाद अरि में ए, तो प्रथम वर्ण हो गया, अरिही का प्रथम वर्ण हो गया ए, तो इन दोनों में यहाँ पे ए और यहाँ पे जो अ है इन दोनों के स्थान पे हो जाएगा आ, दीर्घ हो जाएगा आ, तो यहाँ पे बन जाएगा मुरारी, क्योंकि ए तो बाहर आ गया और इधर अरि का ए आज इधर आ गया, तो इन दोनों के बीच में जब संधि होगी तो ये बन जाएगा मुरारी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं विद्या प्लस आलय है, विद्या प्लस आलय है, तो यहाँ पे देखो विद्या में अंत में जो वर्ण है वह है आ और आलय है का जो प्रथम वर्ण है वह है आ, तो आ और आ में के बीच में संधि होगी, आ और आ के बीच में संधि होगी तो यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा इसका आ, दीर्घ एकादेश यानी दोनों के स्थान पे एक का ही आदेश करना है तो ये हो जाएगा आ, तो ये हो गया विद्या प्लस आलय है बराबर विद्यालय है। उसके बाद में है विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, तो विद्या में फिर वही बात आ है और उसके बाद में अर्थी का पहला वर्ण है ए, तो आ और ए, आ और ए के बीच में संधि होगी तो यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा आ, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा विद्यार्थी। उसके बाद में है रत्न प्लस आकर है, रत्न प्लस आकर है, तो यहाँ पे ए, न में ए है और उसके बाद में है आ, आकर में आ, तो ए और आ के बीच में संधि होगी तो ये बन जाएगा आ, ये बन जाएगा आ, तो इस प्रकार से यह शब्द बन जाएगा रत्नाकर है। तो ए या आ के बाद में ए या आ हो तो वहां पे दीर्घ हो जाता है आ हो जाता है। अब हम बात करते हैं ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद में, ह्रस्व या दीर्घ ई हो तो वहां पे दीर्घ ई हो जाती है, ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई हो तो वहां पर दीर्घ ई हो जाती है। तो यहाँ पे परि प्लस ईक्षा, परि प्लस ईक्षा,
तो यहाँ पे परी में जो अंतिम वर्ण है वह है ह्रस्व ई, और उसके बाद में है दीर्घ ई, उसके बाद में है दीर्घ ई, इक्सा का दीर्घ ई है। तो यहाँ पे इन दोनों को मिलाएंगे, ह्रस्व और दीर्घ, अर्थात ह्रस्व और दीर्घ ई में संधि होगी तो ये हो जाएगा दीर्घ ई, तो ये बन जाएगा परीक्षा। तो यहाँ पे ये शब्द बन जाएगा संधि होने के बाद में परीक्षा। उसके बाद में है गौरी प्लस ईश है, गौरी प्लस ईश है। तो गौरी में दीर्घ इकार है, अंत में दीर्घ इकार है, और दूसरा जो शब्द है, दूसरा शब्द है ईश है, उसका प्रथम वर्ण है दीर्घ ई। तो दीर्घ ई और दीर्घ ई इन दोनों के स्थान पे दीर्घ एकादेश हो जाएगा तो हो जाएगा दीर्घ ई। दीर्घ ई और दीर्घ ई आपस में इनका मेल होगा तो ये हो जाएगा दीर्घ ई। तो इस प्रकार से बन जाएगा गौरीश है। उसके बाद में है मुनि प्लस इंद्र है, मुनि प्लस इंद्र है। मुनि में ह्रस्व ई है और इंद्र में ह्रस्व ई है। तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ई यहाँ पे ये दोनों ह्रस्व ई मिलेंगे या इनका मेल होगा तो यहाँ पे बन जाएगा मुनिंद्र है, जो दीर्घ हो जाएगा, ई जो है वह दीर्घ हो जाएगा तो ये बन जाएगा मुनिंद्र है। उसके बाद में है महती प्लस इच्छा। तो यहाँ पे महती में अंत में दीर्घ इकार है और उसके बाद में इच्छा में ह्रस्व इकार है। तो दीर्घ और ह्रस्व दोनों ई आपस में मेल होगा, यहाँ पे दोनों में संधि होगी, यहाँ पे परिवर्तन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ इकार। तो इन दोनों से शब्द बनेगा महती इच्छा। उसके बाद में बात करते हैं ह्रस्व या दीर्घ ऊ। ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ऊ हो तो दोनों के स्थान पे ऊ का आदेश हो जाएगा, दीर्घ उकार का आदेश हो जाएगा। तो जैसे सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, यहाँ पे तो ह्रस्व और ह्रस्व ऊ दोनों मिलके बन जाएंगे दीर्घ ऊ, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा सूक्ति। उसके बाद में है वधु प्लस उत्सव है। तो यहाँ पे जो वधु शब्द है उसके अंत में दीर्घ उकार है, वधु जो शब्द है उसके अंत में दीर्घ उकार है, और उत्सव जो शब्द है उसके प्रारंभ में ह्रस्व उकार है। तो दीर्घ उकार और ह्रस्व उकार ये दोनों मिलेंगे आपस में या इन दोनों के बीच में संधि होगी तो यह बन जाएगा दीर्घ उकार, यह बन जाएगा दीर्घ उकार। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा वधुत्सव है। फिर है भानु प्लस ऊष्मा। भानु जो शब्द है उसमें ह्रस्व उकार है और ऊष्मा में दीर्घ उकार है। तो ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ आपस में मेल होगा इनका तो ये बन जाएगा भानुष्मा, दीर्घ उकार हो जाएगा तो ये बन जाएगा भानुष्मा। उसके बाद में है दीर्घ, ये भू प्लस ऊर्ध्व है, भू प्लस ऊर्ध्व है। तो भू जो शब्द है उसमें दीर्घ उकार है और ऊर्ध्व जो शब्द है उसमें भी दीर्घ उकार है। तो दीर्घ उकार और दीर्घ उकार आपस में मिलेंगे या इनके बीच में मेल होगा तो इनके मेल से बन जाएगा दीर्घ उकार हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा दीर्घ उकार होगा तो बन जाएगा भूर्ध्व है, भूर्ध्व है। इसके बाद में है ह्रस्व या दीर्घ री के बाद में ह्रस्व या दीर्घ री के होने पर यहाँ दीर्घ रीकार हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ री के बाद में ह्रस्व या दीर्घ रीकार के होने पे वहाँ पर दीर्घ रीकार हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए मातृ प्लस ऋणम, यहाँ पे मातृ में अंत में री है और ऋणम में प्रारंभ में री है। तो ये दोनों ह्रस्व री मिलकर के दीर्घ री में बदल जाएंगे या परिवर्तन हो जाएंगे तो इसे इस प्रकार से बन जाएगा मातृणम। इसी प्रकार से होत्री प्लस ऋकार है, होत्री प्लस ऋकार है। तो होत्री में री है वो ह्रस्व है और ऋकार में भी जो बाद में री है। तो इन दोनों री को मिलाएंगे या इन दोनों री के स्थान पे परिवर्तन होगा तो वो हो जाएगा दीर्घ री, वो हो जाएगा दीर्घ री। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा होत्रीकार। उसके बाद में है, मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि लृ का दीर्घ नहीं होता है, लृ में दीर्घ का अभाव होता है, इसलिए लृ और लृ मेल होने पे केवल और केवल ह्रस्व ऋकार ही होता है। जैसे लृ
प्लस लिकार है, लृ प्लस लिकार है, तो ये बन जाएगा लृकार है, लृ प्लस लिकार अर्थात लृकार है। तो आशा करता हूँ आप दीर्घ संधि अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।